नमस्कार, आपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के टाइट अनुदान के 143 करोड़ 50 लाख की धनराशि दी। डिजिटल माध्यम से यह पैसा उत्तराखंड की 7,791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 13 जिला पंचायतों को दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पंचायतों को धनराशि का डिजिटल स्थानांतरण होने से कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आएगी, सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रोथ सेंटर को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसमें पंचायतों और पंचायत राज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारी जो एयर स्ट्रिप हम सब पर हमारा काम चल रहा है और हम शुरू से ही जब से हम सरकार बनाए हैं तब से हमारे जो सुरक्षात्मक दृष्टि से सामरिक दृष्टि हमारे उत्तराखंड का जो महत्व है वो चीज़ हमारे मद्देनजर रखते हैं। चाहे डॉपलर रडार का सिस्टम होगा, अगर आप तुलना करेंगे तो बीआरओ ने वो सड़कें इन 3 सालों में बनाई। आप पूरा 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए और अन्य राज्यों में जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ की तुलना और उत्तराखंड की तुलना कर देंगे, आप ये पाएंगे कि देश में उत्कृष्ट कार्य अगर बीआरओ ने किया है, उनको अवसर मिला है तो इन 3 सालों में उत्तराखंड को मिला है। ये बीआरओ के चीफ कहते हैं। हमको बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला। अग्निकुल एक की सड़क, उसमें तमाम समस्याएं थी, 16-17 साल से वो सड़क पूरी नहीं हो पा रही थी, छोटे छोटे कारण पर। हमने उन कारणों को दूर किया, सड़क बन गई। हमारी जो नीति घाटी की जो सड़क है या माना घाटी की जो सड़क है, आज माना में हम बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। नीति घाटी की सड़क हमारी बहुत बेहतर सड़क बनी है, पुलों का काम वहाँ पर बहुत बेहतर हुआ है। तो बीआरओ के इंजीनियर्स भी हमारे बहुत योग्य यहाँ पर भेजे हैं भारत सरकार ने, वो बहुत योग्य इंजीनियर हैं और उन्होंने सरकार के साथ संपर्क करके सरकार ने उनको मदद किया, बहुत बेहतर काम है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए सशर्त चारधाम यात्रा खोल दी है। अभी तक केवल उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति थी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस दौरान कोविड-19 को लेकर अन्य सामान्य आदेश लागू रहेंगे। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है रविनाथ रमन, उन्होंने बताया कि अब राज्य में बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर आने की अनुमति होगी, लेकिन उनके पास उत्तराखंड आने के 72 घंटे पहले तक आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसा आप अवगत हैं कि 29 जून को देवस्थानम बोर्ड द्वारा एक एसओपी जारी किया गया था, जिसमें जो चारधाम के टेम्पल्स हैं हमारे, इसमें जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत निवासरत जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको जाने की अनुमति कतिपय शर्तों के साथ प्रदान की गई थी। उसी के क्रम में जैसे आप अवगत हैं 17 जुलाई 2020 को मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन जो यूएसडीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं, इनके द्वारा राज्य के लिए पुनः नई एसओपी जारी की गई है, जो पुरानी एसओपी के कंटिन्यूएशन में जो अनलॉक 1 के भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस दिए गए थे, उसके क्रम में जो कुछ संशोधन के साथ में कोई और शर्तों के साथ में इसको जारी किया गया है। तो उसमें एक मुख्य जो कंडीशन है वो ये है कि अब उत्तराखंड में जो बाहर से जो यात्री या और लोग अन्य कार्यों की वजह से आ रहे हैं, अगर वो उत्तराखंड राज्य में एंटर करने के ठीक उसके पिछले 72 घंटे में अगर अपनी आरटी-पीसीआर टेस्ट करा लेते हैं और अगर वो नेगेटिव पाया जाता है तो उस टेस्ट के अभी आगामी जो हमारा यात्रा सीजन अभी बचा है, इसमें चूंकि अभी भी यहाँ पर जो कोरोना वायरस के केसेस यथाकथा आ ही रहे हैं और जो राज्य है, राज्य के बाहर जो कोविड की स्थिति है उसको देखते हुए फिर ये निर्णय लिया है कि जो बाहर के उत्तराखंड राज्य से बाहर के जो निवासरत व्यक्ति हैं उनको आने की अनुमति प्रदान की जाए, लेकिन उसके लिए शर्तें होंगी। पहली शर्त यह है कि यदि ऐसे व्यक्ति ने जो अभी मैंने बताया उस एसओपी के अनुसार ही इन्होंने पिछले 72 घंटे में उत्तराखंड राज्य में आने के बिल्कुल ठीक उसके पिछले 72 घंटे में अगर आरटी-पीसीआर किसी भी आईसीएमआर ऑथराइज लैब से टेस्ट कराया हो और टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव हो, तो उस तरह के टेस्ट की जो कॉपी है वो ओरिजिनल में रख के वो अपने साथ ला सकता है। इस संबंध में उसको देवस्थानम बोर्ड के वेबसाइट पर भी पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण कराते समय अपना आईडी, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस और जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है उसकी रिपोर्ट की कॉपी उसको उपलब्ध करानी होगी और उसके बाद तत्पश्चात जो पास होगा, पास के साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखकर वो आ सकते हैं।
इस स्थिति में उनको क्वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सीधे फिर जो चारधाम मंदिर है उनकी यात्रा करने के लिए पात्र होंगे। नहीं, क्वारंटाइन हमारे यहाँ पर 3 दिन का नहीं है, वो हमारे राज्य का एसओपी बहुत स्पष्ट है। उसमें जो विदेश से आते हैं या हाई कोविड केसेस से आते हैं उनको 7 दिन के लिए मैंडेटरीली उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में जाना है, तत्पश्चात उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में जाना है। जो 31 हमारे हाई इंसिडेंस वाले कोविड प्लेसेस नहीं है वहां से आते हैं तो उनको केवल 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में जाना है। क्वारंटाइन की अवधि तभी एग्जेम्प्टेड है जब वो 72 घंटे के विद इन द लास्ट 72 आवर्स ऑफ एंटरिंग उत्तराखंड अगर उन्होंने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट आईसीएमआर ऑथराइज लैब से कराया हो और उसमें नेगेटिव आया हो टेस्ट, तब उससे एग्जेम्पशन दिया गया है राज्य सरकार द्वारा, तभी उनको एग्जेम्पशन होगा। अदरवाइज जो क्वारंटाइन के नियम है, सेम क्वारंटाइन के नियम उसमें। उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कांग्रेस के बागी नेताओं को कांग्रेस में आने का खुला न्योता देने की बात की, तो वहीं बीजेपी इस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, जिस वजह से यह उटपटांग बयान दे रहे हैं। हरीश रावत का उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में ही कोई जनाधार नहीं है। देखिए, हरीश रावत जी जो है वो किसी भी तरीके से मीडिया में बना रहना चाहते हैं और मीडिया में बने रहने के लिए वो तरह तरह की जो है पटाखे और फुलझड़ियाँ जो हैं वो फोड़ते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने जो बयान दिया है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उन लोगों के लिए उन्होंने बयान दिया। तो आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कांग्रेस की जो व्यथा है, कांग्रेस की जो दुर्दशा है, उसको देखते हुए आप देखेंगे आए दिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के युवा नेता छोड़ छोड़ के पार्टी को भाग जा रहे हैं। और ऐसे हालात में जो हरीश रावत जी वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ, तो जो लोग पहले उनकी पार्टी में से छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में आए या अन्य पार्टी में गए जहां उनको सम्मान मिला है, जहां वो मंत्री हैं, जहां वो विधायक हैं, जहां उनको सम्मान मिला वहां वो है, उन लोगों ने भी अपना बयान दे दिया है। क्योंकि जो हरीश रावत जी वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, तो हरीश रावत जी इस प्रकार की बातों को करने में माहिर हैं और किसी भी तरीके से वो केंद्र में बना रहना चाहते हैं, मीडिया के केंद्र में बना रहना चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में उनकी क्या व्यथा है, क्या दशा है, और खुद की पार्टी में उनके प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके बीच में जो स्थितियां चल रही हैं उन सब को लेकर के वो किसी भी तरीके से मीडिया में बना रहना चाहते हैं। वहीं आगामी त्योहारों को लेकर उत्तराखंड पुलिस सतर्क नजर आ रही है। पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों के प्रभारियों, सेना नायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी अनिल रतूड़ी ने दिशा निर्देश दिए। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने बताया कि इस वक्त कोरोना संक्रमण का खतरा पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है और केंद्र और राज्य की गाइडलाइंस के अनुसार सामूहिक आयोजन पर पाबंदी लगाई गई है, जिसको देखते हुए कावड़ मेला और सोमवती अमावस्या स्नान को भी स्थगित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस वक्त सुरक्षित और स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो वहीं कानून व्यवस्था महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि सभी जिले के प्रभारियों को भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। हरिद्वार में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मौजूदा समय में फिलहाल जिले में 215 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखकर जिला अधिकारी सी रविशंकर ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों की समस्याओं के तुरंत निवारण के लिए नियमों में बदलाव किए। रोशनाबाद स्थित सभागार में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बैठक कर जिला अधिकारी सी रविशंकर ने एक समिति गठन करने का आदेश दिया। हर कंटेनमेंट जोन में एक समिति बनाया जाता है। इसमें विधायक का प्रतिनिधि और एक माननीय पार्षद हो या प्रधान हो क्षेत्र के आधार पर होंगे और एक अधिकारी होंगे। ये 3 लोगों का जो है हेल्प डेस्क प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में बनाया जाता है। पहले जो है केवल अधिकारी थे, अभी मैं जो है 2 जनप्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल करके एक समिति बना रहे हैं, जिसमें जो है कोई भी उस कंटेनमेंट जोन का जो समस्या हो, चाहे खाना पीना को लेकर के हो या कोई भी किसी भी प्रकार का मेडिकल सेवाओं को लेकर के कोई समस्या हो, वो जो है तत्काल उस एरिया में ही जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ समस्या हल नहीं निकल पाता वो जो है एसडीएम का संज्ञान में ला करके उसको निस्तारण कर सकते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिसकर्मियों का कोरोना पॉजिटिव मिलना जारी है। आज भी हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में एक आरक्षी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
जिसके बाद कोतवाली ज्वालापुर में बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही को बंद कर दिया गया। कोतवाली ज्वालापुर में तैनात अन्य कई पुलिसकर्मियों की जांच भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से बहादुराबाद स्थित सामुदायिक केंद्र में की जा रही है। तो वहीं पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य फ्रंटलाइन कर्मियों में फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार जिला अधिकारी ने कोरोना से इस जंग में सभी फ्रंटलाइन कर्मियों की जांच महीने में एक बार करने के आदेश दिए हैं। अभी आज सुबह हमें रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि एक पुलिसकर्मी हमारे ज्वालापुर कोतवाली में पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, हमने शासन से और पुलिस जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है उनसे भी हमने संपर्क स्थापित कर लिया गया है और जो भी इनके SOPs हैं उस तरीके से फॉलो पूरा प्रॉपर किया जा रहा है। उनको भी हम मेडिकल फैसिलिटी में जल्दी वो भी शिफ्ट कर देंगे और बाकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बेसिस पे अगर हमें कोई और आगे टेस्ट करवाने की आवश्यकता होगी तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, सैनिटाइजेशन तो उसमें पूरा प्रॉपरली होगा भी और कोतवाली को भी एक बार और असेसमेंट करके कि किस हिसाब से उसको सील करना है, फिर उसकी कार्रवाई हम करेंगे असेसमेंट के बाद एक बार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हिसाब से कि उनकी कितने प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स है, उसके हिसाब से फिर उनकी पूरी लिस्ट तैयार करके उनकी सैम्पलिंग की जाएगी। हाँ जी, अब क्या है कि अब थोड़ा सा कोरोना हमारा एक संक्रमण उसका एक अभी थोड़ा सा पिछले 1-1.5 हफ्ते से उसका ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि वो बढ़ ही रहा है, तो उसमें है फिर ये। हाँ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या हेल्थ केयर वर्कर्स हो या कोई भी प्रशासन का जो कोई अधिकारी हो, जो भी जितना ज़्यादा इंटरेक्शंस लोगों के साथ करना पड़ता है, उन लोगों के लिए प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार जो है टेस्ट करने के लिए जो है आदेश किया हूँ। इसमें प्रत्येक शुक्रवार को एक कैंप लगती है। यहाँ 4 सब डिवीज़न है, तो प्रत्येक सब डिवीज़न में एक जगह चिन्हीकरण किया हुआ है कि उस एरिया में प्रत्येक शुक्रवार वहाँ का उस एरिया का जो अधिकारीगण जा करके अपना टेस्ट सैंपल दे सकते हैं। तो हम जो है उनका केयर रख रहे हैं ताकि जो है अगर कोई भी संक्रमित हो जाता है तो तत्काल उनका इलाज और उनका जो है उचित जो आगे कार्रवाई है वो होती है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं से जुड़ी कई दंत कथाएं आपने सुनी होंगी, जिनमें देवताओं के चमत्कार और अविश्वसनीय घटनाओं का जिक्र होता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है मसूरी स्थित श्री नाग देवता मंदिर की स्थापना के पीछे मंदिर के प्रति स्थानीय लोगों की आस्था पर नाग देवता पर उनका भरोसा इस मान्यता की और भी जीवंत बना देता है। गाय के थन से अपने आप दूध निकलना और नाग देवता के दुग्धपान के पौराणिक घटनाक्रम को आज भी क्षेत्रवासी मानते हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी को देखकर इस बार यहां का मेला स्थगित किया गया और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का आना भी वर्जित किया गया है। मसूरी का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ऐतिहासिक मेला है ये। आप जब नाग मंदिर में आए होंगे तो आपने यहाँ की एक संरचना देखी होगी कि एक टीले के ऊपर बना हुआ मंदिर है। आज से कई वर्षों पूर्व जब हमारे पूर्वज यहाँ पे शुरू में आए थे तो लोगों का व्यवसाय ज़्यादातर गाय भैंसों का था। तो एक परिवार की गाय डेली इस टीले पे आती थी और दूध दे के डेली चली जाती थी। शाम को जब वो मवेशी का मालिक दूध निकालता था तो उसे दूध नहीं मिलता था। तो एक दिन उसने सोचा कोई मेरी गाय का दूध जंगल में निकाल रहा है, तो गाय के पीछे पीछे आया तो उसने देखा कि इस टीले के ऊपर वो गाय अपने आप दूध दे रही है। उसके बाद जब यहाँ पे खुदाई हुई तो यहाँ पे नाग देवता का अस्तित्व बिल मिला। कई बार यहाँ पे लोगों ने नाग देवता के दर्शन भी किए हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है हमारी यही मंदिर के अंदर, तो उस गुफा के अंदर माना जाता है कि नाग देवता आते हैं और उसके हम भी प्रमाण हैं। हमने भी बचपन में यहाँ पे नाग देवता के दर्शन किए हैं और यहाँ पे हमारा मतलब आप ये मान लीजिए हमारे जितने भी आसपास के क्षेत्र है, हमारे लिए दिवाली, होली, जितने भी त्यौहार हैं उन सबसे बढ़कर नाग पंचमी का त्यौहार हम मानते हैं। हमारे यहाँ 7 दिन का एक मेला होता है उसका, जिसमें भागवत बैठती है, कलश यात्रा निकलती है। मगर इस बार कोविड के वजह से ये सब रुक गया है। सरकार के नियम अनुसार जो भी सरकार ने हमें नियमावली दी है, आज देखिए आप दूसरे दिन आस्था तो बहुत है लोगों की यहाँ, हम लोगों की तो घर होनी है। अच्छा, और आस्था के पीछे भी कई चीज़ें हैं। अगर कोई मन्नत मांगता है, सच्चे मन से मांगता है और अपने उससे चलता है, श्रद्धा से चलता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। एक तरह से सिद्ध पीठ हो चुका है। यहाँ हमारे ग्रामीण के देवी देवता भी सब, जिस पे भी कुछ वो आता है तो जैसे वही लोग आएंगे जो जिस देवी देवता जिससे आते होंगे। और अगर कोई
जैसे हम जिसको भूत पेचाब कहते हैं, वो कोई अलग आ गया अगर कोई भूत पेचाब आ गया तो उसको देवी देवता अपना भी भगा देते हैं, भाप लेते हैं कौन भूत पेचाब। मैं कल की घटना बताऊं कि भाई कोई अगर झूठ हो गई, बाय किसी के परिवार में कोई किसी की डेथ हो गई और उसको बगैर सोच हुए अगर वो यहाँ मंदिर में आएंगे, उसको जो है जरूर उसका मतलब भोगना पड़ेगा। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded ₹2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11th are open. Contact concerned CMS campus. ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक हैवान पति ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। पति ने पत्नी को मारपीट कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। विवाहिता को घायल देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और महिला के परिजनों ने घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए रुड़की सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला की हालत नाजुक देखते हुए उसे ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया। ये 3 दिन से इनका मतलब आपसी मतभेद चल रहा था। 1-2 बार आए भी समाज वाले, उन्होंने इनको समझाया भी। समझाने के बाद में ये हाथ जोड़ लेते थे, हाँ जी चलो ठीक है आगे कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर हम रात भी आए थे इनको समझाने के लिए। हमने कहा भाई लड़की अगर थोड़ा दूर रह लो, 1 आध महीना घर रह लेगी, इनके भी दिमाग ठंडे हो जाएंगे इनके भी। तो इन्होंने सुबह ही इसके साथ मार पिटाई कर दी। जब मेरे पास फ़ोन गया तब तक इसको पूरी मार पीट दी थी। उसके बाद इनका अच्छे हमने शादी की बहुत अच्छे तरीके से अच्छी। उनके बाद इनमें भेदभाव हुआ, जो भी कुछ हुआ। शाम भी 4 साल से हुई थी शादी। उसके बाद जैसे इनमें भेदभाव बना, जो भी बना, 2 बच्चे हैं, हमने फिर भी मगर भाई परिवार अच्छा है, अपना अच्छे से रहे। उसके बाद इनमें मतभेद होते होते अब ये हुआ, रात भी इनमें मतभेद हुआ। उसके बाद ताऊ जी, हमारे ताऊ जी के लड़के में आए, उन्होंने समझाए। उसके बाद इनमें रात को जो मारपीट हुई, ऐसे हुई कि बस कहने की बात नहीं है इसमें, कि बहुत बुरा हाल से है। रुड़की के स्थानीय इलाके गणेशपुर में विभाग के छोड़े गए गड्ढों में कई लोग चोटिल हुए तो कई ने जान गंवाई। विभाग ने मरम्मत तो कर ली, लेकिन फिर भी शहर के गणेशपुर में एकाएक सड़क नीचे बैठ गई। बीच रोड में एक बड़ा गड्ढा बन जाने के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन को सूचना दी और सूचना मिलने के बाद इंजीनियर और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और अपने विभाग के कार्यों की सफाई दी। की जगह है कटारसी, मेरा नाम, मेरे घर के सामने की जगह है ये। इसमें कल ऐसा हुआ है, इधर थोड़ा सा सड़क बैठ गई थी कल, और सड़क बैठने के बाद में इसमें नाले की तरफ से पानी जाना शुरू हो गया था कल से। तो कल जब पानी जाना शुरू हो गया तो हमने अपने आप दबा को उसको पानी रोक दिया। सुबह हमने बुलाया तो वो पानी जैसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और ये सड़क ठीक करवा रहे थे PWD नहीं, नगर निगम से। तो ठीक करते करते जब दोपहर 1 बजे करीब आगे से अपने आप ही सड़क बैठ गई। 8 बाई 8 की दूरी होगी, 8-7 फुट की दूरी है। गोलाई में 4 अंदर और भी ज़्यादा है।
और उसके देख कर फिर जब अपने मोहल्ले मैं खोल निकल था फिर तो फंस जाता हूँ। तो अगर बाहर से मोटरसाइकिल होती, कार होती, कुछ भी होता तो 5 फुट का गड्ढा है, इसमें तो कोई निकलना है मुश्किल हो जाता। सारी सड़क ऐसी सी होती है। तो ये तो अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ काम करने वाले थे, हम थे, हमने 4 जब परसों बुलाया और उसने आकर तुरंत आकर एक्शन ले लिया कि 2 दिन से यहाँ पर पहले तो हल्का सा बैठा हुआ था, फिर मास्टर जी का मेरे पास फ़ोन आता है, फिर जो यहाँ से लोग बाग गुजरते हैं उनको कॉल आई कि पार्षद जी यहाँ आ जाइए, रोड बैठ गई और लगभग 5-6 फीट गहरा गड्ढा हो चुका था यहाँ पे। तो इन सभी कॉल आती है मेरे पास। मैंने तुरंत आके एडीबी टीम को यहाँ बुलाया और इसके तत्काल इसे ठीक कराने के आदेश दिए। मास्टर जी ने बताया और पार्षद साहब का भी फ़ोन आया था कि ऐसे सड़क बैठ गई है यहाँ पर, तो हम अभी देखने आए हैं। इसमें अभी पता ये कारण नहीं पता चल पा रहा कि नीचे पानी जा कहाँ से रहा है। तो अभी सड़क पे बैठ गई, अभी इसका पानी निकलवा के इसकी फिलिंग करा देंगे ताकि यहाँ से आवाजाही जो है वो बाधित ना हो और काम यहाँ चलता रहे। उसके बाद हम देखेंगे कि पानी हमारा कहाँ से आ रहा है, उसका जो है वो करेंगे। वहीं तीर्थ नगरी में प्रशासन ने पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके शहर में पॉलिथीन का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसका खुलासा उस समय हुआ जब दिल्ली से विजयलक्ष्मी ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक पॉलिथीन के 54 बैग को लेकर ऋषिकेश पहुंचा। नगर निगम ने अचानक ट्रक में छापेमारी कर पॉलिथीन को जब्त कर लिया। निगम की इस कार्रवाई से ट्रांसपोर्टर में हड़कंप मच गया। मौके पर ट्रांसपोर्टर ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन नगर निगम प्रशासन अपनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटा। निगम अधिकारियों ने ट्रक को कब्जे में ले लिया, जबकि चालक से अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। लगातार पिछले 2 दिनों से एक सघन अभियान के तौर पर पॉलिथीन पकड़ो अभियान हमारा चल रहा है। कल भी हमने पकड़ा था। आज जो 54 बैग पॉलिथीन हमने पकड़ा और एक बैग में 25 किलो कम से कम है। तो विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट का ये माल है। जो ट्रक अंशुल पकड़ा गया है, ट्रक का जो चालक अंशुल है, उसके द्वारा बताया गया कि ये जो माल है विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट का है। अभी हमने ट्रक को सीज करके नगर निगम में खड़ा कर दिया है। अब इसके बाद हम सक्षम जो इसका जो स्वामी है, जिसको बताया गया, उनको नोटिस देंगे और जब तक धनराशि हमें जमा नहीं करेंगे अर्थदंड की, तब तक गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी। कल का जो माल पकड़ा गया था करीब 24 बैग के आसपास, मतलब 7.5 कुंटल का माल कल पकड़ा गया था। लेकिन देखिए, ऐसा हम लोगों ने मुखबिर भी रखे हुए हैं। अपने जितने सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं इनको भी हमने आदेश किया कि प्रातःकाल ही छापा मारे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन में तो दुकानें फिर बंद हो जाती हैं या वहाँ पर उस तरह काम नहीं होता। ये एक्टिविटी या सुबह होती है, रात को होती है। तो हमने अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर से कहा कि आप सुबह को और रात को इस तरह का विशेष अभियान आप जारी रखें और हम फोर्स भी वहाँ पर रखेंगे। रामनगर में मुस्लिम समुदाय के साथ तहसील परिसर में एक बैठक की गई, जिसमें समुदाय के लोगों के साथ साथ आम जनता भी बैठक में शामिल हुई। बैठक करने का कारण आने वाले हफ्ते में ईद का त्योहार रहा। इस विषय में उपजिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और भीड़भाड़ इकट्ठा ना करें। ईद का त्योहार सभी शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि ये घातक बीमारी हमें अपनी चपेट में ले ले। बकरीद को लेकर एक बैठक हुई है, जिसमें ये तय किया गया कि जैसा पूर्व के वर्षों में होता आया है, कुर्बानी उन्हीं जगहों पे कोई जो नियत स्थल है वहीं की जाए, किसी तरह की गंदगी ना हो और कोई भी मतलब नया काम ना किया जाए जो पहले से होता है। और साथ ही साथ कोरोना संकट को देखते हुए किसी भी तरह की भीड़भाड़ न रखी जाए, उसके संबंध में सभी लोगों से चर्चा की गई। वहीं हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पथरी थाना क्षेत्र के दीनारपुर जंगल में आबकारी विभाग ने कॉम्बिंग करते हुए 2 अलग-अलग स्थानों पर 6 ड्रम में करीब 1500 किलो कच्ची शराब बनाने का लहन, 30 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। लहन और उपकरणों को विभाग की ओर से मौके पर नष्ट किया गया और शराब को जब्त कर लिया गया। तो वहीं आबकारी विभाग ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 6 ड्रमों में लगभग 1500 केजी लहन, शराब बनाने के उपकरण तथा झाड़ियों में छुपाकर रखी गई एक ट्यूब में लगभग 30 लीटर शराब खाम बरामद की गई। उपकरण और लहन को मौके पर नष्ट किया गया तथा शराब को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे भी खोजबीन इसमें जारी है।
हमारे द्वारा जब भी सूचना प्राप्त होती है ग्राम वासियों द्वारा अथवा हमारे मुखबिरों द्वारा, तो तत्काल हमारे द्वारा टीम का गठन कर मौके पर जाकर कार्रवाई की जाती है और भविष्य में भी लगातार कार्रवाई अवैध मदिरा निष्कर्षण पर जारी रहेगी। पुलिस को मिलती हैं, उन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, जो सूचनाएं हमें मिलती है उन पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं सिद्धार्थगंज में 32 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से शहर में हड़कंप मचा है। ये सभी वार्ड संख्या 5 के रहने वाले हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, 21 जुलाई को 98 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सिद्धार्थगंज शहर में पहली बार किसी वार्ड से इतने लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसे स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन भी सख्ते में आ चुका है। नेपाल सीमा पर विवादित भूमि पर नेपाल की ओर से किए गए अतिक्रमण स्थल के पास नेपाल के अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए भारतीय अधिकारियों के पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो गया। वहां इकट्ठा हुए नेपाल के नागरिकों की भीड़ ने अधिकारियों को देखते ही उग्र तेवर दिखाने शुरू कर दिए। विवादित भूमि नेपाल का हिस्सा होने का दावा करते हुए नेपाली नागरिकों ने भारत के खिलाफ कड़ा गुस्सा जाहिर किया। उनका कहना था कि जिस भूमि पर तारबाड़ के लिए पिल्लर गाड़े गए वह भूमि विवादित नहीं बल्कि नेपाल की है। मौके पर भारत की तरफ से अधिकारियों और कुछ मीडिया कर्मियों के अलावा कोई नहीं था, लेकिन अधिकारियों के विवादित स्थल के समीप पहुंचते ही नेपाल के दर्जनों लोग वहां एकत्र होकर भारत का विरोध करने लगे। उनका कहना था कि गाड़े गए पिल्लरों को किसी भी कीमत पर नहीं हटने दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।